नींद लाने की कोई दवा होती है? तो कई तरह की दवाइयाँ होती हैं। मेरे पास मेरे पेशेंट हैं जो 15-15 साल से ले रहे हैं मेरे से बगैर पूछे। अल्कोहल से नींद इमीडिएटली आ जाती है, लेकिन फर्दर स्लीप डिस्टर्ब होती है। किसी को भी महीने में 7 दिन से ज़्यादा नाइट ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा अगर इंसोम्निया है तो फिर वो बीमारी है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो सोना चाहता है वो सो ही जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता इस दुनिया में जिसकी कभी नींद डिस्टर्ब नहीं हुई। सडन डेथ भी हो जाती है बिस्तर में। नींद में? नींद में जैसे कई लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, वो स्लीप एपनिया को बढ़ाती है। समझाना आमतौर पर चाहूँगा। डॉक्टर साहब जो खराटे लेता है लोग हाँ। सोचते हैं बहुत चैन की बहुत नींद अच्छी में। चैन की नींद सो रहा है। 1/3 हिस्सा लाइफ का सोते हुए बिताते हैं। अगर आप खाने से आधा घंटा पहले बटर चिकन या छोले भटूरे खाओगे तो रात को नींद में नींद नहीं आएगी। जरूर डिस्टर्बेंस होगा। बेडरूम में कभी भी टीवी नहीं रखना चाहिए। एक मोबाइल फोन कितनी % केसेस में वजह बन गया है कि लोगों की नींद उड़ गई है? आप सोचें कि आप अगर रात को मोबाइल नहीं देंगे तो दुनिया बदल जाएगी, कहीं नहीं जा दुनिया। सुबह उठेंगे मोबाइल वही होगा जो मैसेज होंगे आपसे कर। कुछ लोगों की शिकायत उन्हें कुछ भी करने पर नींद नहीं आती, कुछ लोगों की शिकायत कि जब चाहे सो जाते हैं। इन सब के बीच में नींद बीमारी की शक्ल कब ले लेती है पता भी नहीं चलता। चाहे नतीजा जो भी हो, आंकड़ा ये कहता है कि भारत में स्लीप यानी नींद से जुड़ी हुई चीजों का ही कारोबार 27 अरब रुपए का हो चुका है। अब आप सोचिए हर साल इसकी ग्रोथ भी 9% की दर से बढ़ रही है। 2025 का आंकड़ा 27 अरब को पार कर चुका है। नींद से जुड़े हुए हाइजीन के लिए दवाइयां लेते हैं लोग। नींद से जुड़े हुए बहुत सारे सीपैप बाईपैप मास्क लोगों को मेडिकली बताए जाते हैं। लोग गद्दे इस तरह के सिलेक्ट करते हैं कि चैन की नींद आ जाए। क्यों जरूरी है चैन की नींद, और नींद होती क्या है, पूरी नींद किसे कहते हैं? हमारे साथ डॉक्टर जीसी खिलनानी हैं। डॉक्टर खिलनानी पीएसआरआई इंस्टीट्यूट के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। डॉक्टर खिलनानी स्लीप मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और रिसर्च से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्रोफेसर एंड हेड रह चुके हैं पल्मोनरी क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन विभाग के नई दिल्ली एम्स में। डॉक्टर साहब, एम्स में आपने अलग तरह के मरीज देखे होंगे और यहाँ पीएसआरआई में बिल्कुल अलग तरह के मरीज आप देखते हैं। नींद कितनी बड़ी लोगों की परेशानी का सबब है? पहले तो वहाँ भी इंसानों को देखता था, यहाँ भी इंसानों को देखता हूँ, इसलिए कोई उसमें फ़र्क नहीं है। लेकिन जहाँ तक नींद का प्रश्न है, ये स्लीप मेडिसिन एक हमारा डिपार्टमेंट एम्स में भी था और यहाँ पर भी है जी। तो जो स्लीप जो है ना वो कुछ करीब 30 साल से इसकी इम्पोर्टेंस को जाना गया। उससे पहले स्लीप मेडिसिन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, इसलिए कि जैसे जैसे रिसर्च हुई है हम लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो 32 साल थी, अब 72 साल है जी। तो बीमारियां भी बढ़ गई है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर सब आ गए। तो उनकी कारणों की भी जांच होती है कि भाई हमारी लाइफ की क्या क्या चीज़ें हैं, जहाँ खान पान होगा, तो उसमें एक नींद एक बहुत बड़ा। तो पूजा नींद क्या होता है? नींद जो है हम अपना एवरेज 1/3 हिस्सा लाइफ का सोते हुए बिताते हैं। ये कोई बेकार की चीज़ नहीं है। नींद जब आदमी करता है तो आदमी का फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल जी एंड मेटाबॉलिक रिजुविनेशन होता है। इसमें आदमी को फिजिकली रिफ्रेश हो जाता है, मेंटली अलर्ट हो जाता है। मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, जो गंदे मेटाबोलाइट्स ब्रेन में होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। और एक्सपेक्ट किया जाता है कि जैसे आप सुबह उठे और कहा कि अरे बहुत आई हैव गॉट अ वेरी फ्रेश। अब जैसे किसी दिन आप नहीं सो, किसी वजह से कोई कारण हो कि आप सिर्फ 3 घंटे सोए, तो उठेंगे तो ग्रॉगी होंगे, दिन में काम करने में मज़ा नहीं आता जी। और फिर कहीं नींद आने को भी होती, कंसंट्रेशन नहीं होती। मोबाइल रिचार्ज की तरह है नींद। हाँ, अब किसी तरह भी कहें तो नींद जो है वो नहीं आने से, तो एक रिसर्च हुई थी, उसमें जब 28 घंटे आदमी को स्लीप डिप्राइव किया गया, मतलब उनको जगा के रखा, तो उनकी जो एबिलिटी थी चलने की,
प्रॉब्लम सॉल्व करने की, कॉग्निशन जिसको कहते हैं, वो इक्वल थी अल्कोहल इनटेक, जो कि ड्राइविंग के लिए प्रोहिबिटिव माना जाता है। इतना शराब पीने के बराबर थी उनकी जो कैपेसिटी थी, क्योंकि वो काम 28 करने घंटे की जगे रहे। और ठीक से सीधा चलने की और किसी चीज़ को भी एनालाइज करने की। तो स्लीप के डेफिसिट के हम अगर इफेक्ट को डिवाइड करें तो दो में डिवाइड करते हैं जी। एक तो ये है कि इमीडिएट इफेक्ट, जो मैंने आपको बताया कि आदमी सुबह जब स्लीप डेफिसिट होती है तो फ्रेश नहीं उठता है, फिर वो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी वगैरह पीता है, और उसके बाद दिन में उसकी जो इरिटेबिलिटी रहती है, उसके काम करने की कैपेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, मैथमेटिक्स करने की हर चीज़ पे असर पड़ता है। कॉम्प्रिहेंशन खराब, सिर उसका भारी रहेगा। लेकिन ये शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैं जो भी बता रहा हूँ वो डेटा बेस्ड है। चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट अटैक्स हो, चाहे ब्रेन अटैक्स हो, चाहे डिमेंशिया हो, चाहे कैंसर हो, इन सब का इंसिडेंस ज़्यादा होता है अगर आदमी की क्रॉनिकली नींद जो है वो इनसफिशिएंट होती है। ओके। अब आप नेचुरली जानना चाहेंगे कि सफिशिएंट स्लीप क्या होती है, यही किस डॉक्टर, चीज स्लीप को कहा जाए। कुछ लोग कहते हैं 4 घंटे काफी है, कुछ को 10 घंटे कुछ कम लोग पड़ती कहते है। हैं, तो लॉ ऑफ एवरेजेस, जैसे न्यू बॉर्न होते हैं वो 14-17 घंटे सोते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। एडल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है 6 से 8 घंटे। अच्छा। लेकिन जेनेटिकली कुछ लोग होते हैं जो 4 घंटे सो के भी उनका सिस्टम जो है ना नॉर्मल चलता है, लेकिन जो डेटा है उस हिसाब से 6 से 8 घंटे की नींद, साउंड स्लीप जिसको कहते हैं, वो सफिशिएंट होती है। और वो नींद जो है हम लोगों की डिसरप्ट हो गई है। अब पूजा, आप इमेजिन करें 100 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अंधेरा हो जाता था, लालटेन बुझ जाते थे, तो लोग क्या करते होंगे? सोते ही होंगे, सो जाते होंगे। अब आज की बात करें तो कुछ भी काम नहीं होता हमें रात को, सब काम खत्म हो जाते हैं, बत्ती के का बटन हमारे हाथ में, लेकिन बहुत सारे बटन हमारे हाथ में, जिसमें ये हमारे बटन, फोन का बटन, ये बटन, हाँ फोन का बटन, टीवी का बटन, लैपटॉप का बटन। ये जो है एक बहुत बड़ा डिटरेंट है हमारे लाइफस्टाइल का। और इसमें ये हुआ है कि जो एवरेज स्लीपिंग टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एवरेज पिछले 100 साल में 1.5 घंटा कम हो गया। 1.5 घंटा कम हो गया, कम हो गया, ये डेटा है। और उससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो शुरू हो गई है। और दूसरी बात होती है कि जो नॉर्मल स्लीप होती है वो ये नहीं होता कि आप अगर रात को 10 से सुबह 6 बजे तक सोते हैं 8 घंटे जी, वो एक अच्छी नींद होती है, या 11 से 7 बोल लो या पर वो कोई आदमी अगर सुबह 4 बजे सोता है और दिन में 11 बजे उठता है, वो इतनी रिफ्रेशिंग नहीं होती। इसको हम सर्केडियम रिदम कहते हैं जी। तो जो ईश्वर ने बनाया है कि अंधेरा होने से के बाद सोना चाहिए और उजाला जब होता है सुबह सूर्यास्त के समय पे उठ जाना चाहिए, उसका बेसिस है। और वो स्लीप नॉर्मल होती है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, जो कि रेलवे में ड्राइवर होते हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, उनकी स्लीप इनसफिशिएंट होती है, क्योंकि तो उनमें ये ब्लड प्रेशर और ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और इसलिए कहा जाता है कि किसी को भी महीने में 7 दिन से ज़्यादा नाइट ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। बीपीओ और आईटी सेक्टर वाले तो और जर्नलिस्ट आप लोग भी हैं, आप लोग भी ऐसे ही काम करते हैं जी। तो इसकी अब आपके माध्यम से ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप अच्छा सो सकते हैं, बशर्ते आप उसको जाने कि स्लीप की इम्पोर्टेंस क्या है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो स्लीप को फाइट कर रहे हैं, सोते नहीं है। नींद आती भी है तो वो चाय पीते हैं, फिर कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए, फिर वो बैठे रहते हैं,
फ्रेंड्स के साथ चैट करते रहते हैं। जब जी। 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, फिर वो सोचते हैं अच्छा अब सो जाते हैं, फिर वो सोते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं। तो वो एक अच्छी दिनचर्या नहीं है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डॉक्टर साहब 8 घंटे की क्वांटिटी ऑफ स्लीप तो उन्होंने पूरी कर ली। हाँ, वही मैंने आपको बताया ना कि वो जो नींद जो सुबह 3 से और रात को 3 बजे से 11 बजे तक नींद होती है, वो नींद इतनी रिफ्रेशिंग और इतनी फ्रूटफुल नहीं होती जितनी एक नॉर्मल सर्केडियन रिदम के हिसाब ऐसा से। क्यों? रात को सोने पर क्या होता है और दिन में सोने? वो एक फिजियोलॉजी है। जी। फिजियोलॉजी है कि जब अंधेरा होता है तो हमारे उसमें एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। जी। और मेलाटोनिन लोग टैबलेट लेते हैं सोने के लिए। हम्म। वो एक्चुअली सिक्रेट होती है, हमारी ब्रेन में ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। ओके। जैसे ही अंधेरा करते हो तो वो मेलाटोनिन सिक्रेट होता है, उससे नींद आती है। अब लोगों ने अमेरिका में ये FDA ने अप्रूव कर दिया कि आप मेलाटोनिन जाके खरीद सकते हो। अब एंटीबायोटिक नहीं खरीद सकते लेकिन मेलाटोनिन खरीद सकते हो। तो नींद आने की दवा लेकर आते दवा हैं। लेके मेलाटोनिन FDA अप्रूव्ड है। लेकिन वो जो आर्टिफिशियल नींद होती है उसकी बात बाद में करते हैं दवाइयों की। तो ये स्लीप की इम्पोर्टेंस है कि अगर मैं समराइज करूँ कि 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। एक उसका समय निर्धारित होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट। कभी कोई मजबूरी हो, कोई बीमार हो तो बात अलग है। और उसको हमें जानबूझ के ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसको स्लीप को डिसरप्ट नहीं करना चाहिए। और स्लीप हाइजीन की भी बाद में बात करें। कुछ लोगों की नींद 10 बजे सो गए, 6 बजे उठे, लेकिन रात में बार बार टूटती भी है। हाँ उसके भी कुछ कारण होते हैं? जी हाँ। तो इंसोम्निया मतलब नींद का नहीं आना, ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी बीमारी है। और ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो सोना चाहता है वो सो ही जाता है। एक तो होता है कि आप अपनी दिनचर्या से उसको खराब करें, जो मैंने बताया। लेकिन इंसोम्निया 3 तरह की होती है। एक तो ये है कि आप बिस्तर में लेट गए लेकिन आपको नींद नहीं आ रही, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। और दूसरा होता है कि आपकी आधी रात को नींद खुल गई, सबकी खुलती है किसी वजह से, लेकिन आप फिर नींद नहीं आ रही है, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया। और तीसरी तरह की होती है कि आप सोना तो चाहते हो 6 से 8 घंटे, लेकिन 4 घंटे में नींद खुल गई, उसके बाद आ नहीं रही है, मतलब स्लीप सस्टेन नहीं कर सकते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता इस दुनिया में जिसकी कभी नींद डिस्टर्ब नहीं हुई हो। तो जब ये डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा होता है तो इसको इंसोम्निया कहते हैं। और अगर ये 3 महीने तक कंटिन्यू रहता है तो इसको क्रॉनिक इंसोम्निया कहते हैं। ये एक बीमारी है, ये एक एबनॉर्मेलिटी है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो फिजिकल कारण हो सकते हैं, किसी को कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो तो नींद नहीं आती, वो एक अलग बात है, वो तो शॉर्ट टर्म होती है जी। लेकिन कई तरह की साइकाट्रिक मानसिक रोग होते हैं, एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, उस केस में फिर वो डॉक्टर की सलाह से फिर उसका इलाज किया जाता है। तो ये जो एडिक्वेट स्लीप है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा 3 महीने से ज़्यादा अगर इंसोम्निया है तो फिर वो बीमारी है, तो बीमारी का इलाज भी है? हाँ, बीमारी का इलाज भी है। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं उस पर जाऊँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 से 8 घंटे नींद जो है ना वो ज़रूरी होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिसमें आदमी 8 घंटे सोने के बाद भी उसकी स्लीप इनसफिशिएंट होती है, मतलब उठा तो फ्रेश नहीं उठा। हाँ, वो नींद जो है ना, जिसको आपने सुना होगा, उसको कहते हैं स्लीप एपनिया जी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। वो एक बहुत कॉमन कंडीशन है जो कि और कॉमन होती जा रही है। वो अक्सर जो ओवरवेट होते हैं उनमें पाई जाती है। 70% ओवरवेट में 30% नॉर्मल वेट उसमें भी होती है। और उसमें जो है स्नोरिंग होती है बेसिकली जी। और स्नोरिंग के साथ जो स्लीप होती है वो इनसफिशिएंट इसलिए होती है। आमतौर पर डॉक्टर साहब जो खराटे लेता है लोग सोचते हैं बहुत चैन की बहुत नींद अच्छी में चैन की नींद सो रहा है। हाँ, तो आपको अगर किसी से
आवाज़ निकालनी हो किसी बोतल से या आपको अपनी सीटी बजानी हो तो होठों को नैरो करना पड़ता है ना। आप और मैं सांस ले रहे हैं तो हमारी सांस से कोई खराटे तो नहीं आ रहे, नहीं। लेकिन जब आदमी सोता है, स्पेशली जिसके एयर पैसेजेस नैरो होते हैं या बहुत मोटे होते हैं, उसके गले में फैट बहुत होता है, और वो जो मसल जब रिलैक्स करती हैं रात को नींद के टाइम पर तो खराटे आते हैं, उसकी आवाज़ आती है, तब वो साउंड आती है, खर्र करके आवाज़ आती है जी। अब जैसे जैसे नींद गहरी होती जाती है वो खराटे और तेज होते जाते हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो जब बिल्कुल हवा बिल्कुल बंद हो जाती है जाना तो सांस रुक जाती है, उसको हम कहते हैं एपनिया, इसलिए उसको स्लीप एपनिया कहते हैं। और उसमें होता ये है कि अगर कोई आपका या मेरा मुंह बंद कर दे तो चोकिंग होगी ना, बिल्कुल सांस नहीं आएगी, सांस नहीं आएगी, चोकिंग होगी जी। तो वो चोकिंग होती है, और फिर वो उस चोकिंग को खोलने के लिए उस व्यक्ति की नींद सबकॉन्शियस लेवल पे टूटती, उसको नहीं पता होता। अच्छा। और खोलने के बाद वो ऐसे सांस लेता है लंबी, क्योंकि उसकी सांस रुकी हुई थी, तो ये वो उसकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो खराटे होते हैं, खराटे के साथ चोकिंग होती है, और एक वो होता है कि उसका गला सूखता है बार बार, तो वो उठ के फिर पानी पीता है, फिर यूरिन करने जाता है, और जब मेल होता है तो सोचता है शायद मुझे प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो गई, बट एक्चुअली वो प्रोस्टेट की वजह से नहीं होती। और फिर उसको जो बेड पार्टनर होता है, वाइफ या जो भी हस्बैंड जो भी होते हैं, तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी सांस इरेगुलर हो गई, अभी रुक गई, उसको कहते हैं विटनेस चोकिंग। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, और जर्की मूवमेंट्स होते हैं, यानी बगल वाले को पता चलता है कि बिल्कुल। सांस तो रुक जब गई भी है। हम किसी पेशेंट को इंटरव्यू उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो वी इंसिस्ट कि उसका बेड पार्टनर साथ होना चाहिए, वही बता पाएगा कि रात को इसकी नींद कैसी होती है, झटके लगते हैं कि नहीं, या चोकिंग होती है कि नहीं, स्नोरिंग कितनी लाउड होती है, इरेगुलर ब्रीदिंग कैसे होती है। उसके बाद अब क्योंकि उसकी नींद फ्रेगमेंटेड होती है सबकॉन्शियस लेवल पे, और ऐसा ये 1 घंटे में कई बार होता है, और ये मानो कि 60 बार भी होता है, मतलब हर मिनट भी होता है ये सब। तो उसको हम कहते हैं एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स, भी कितनी बार ब्रीदिंग स्लो हुई और कितनी बार ब्रीदिंग रुक गई। अगर तो घंटे में 5 बार से कम होता है तो उसको नॉर्मल मानते हैं, 5 से 15 बार को माइल्ड, 15 से 30 को मॉडरेट, और 30 से ज़्यादा होता है तो सीवियर। ये कैसे पता चलता है डॉक्टर साहब? वो स्लीप स्टडी से पता चलता है। और अब जब हवा जब कम जाएगी तो ऑक्सीजन भी कम होती है, तो बार बार ऑक्सीजन ड्रॉप करती है, उसका ब्रेन पर, हार्ट पे, सब पे असर पड़ता है। और सुबह आदमी जब उठता है या उसको उठाया जाता है तो वो ग्रॉगी होता है, उसको उठने का मन नहीं करता, और हैवीनेस ऑफ हेड रहता है, और फिर कहता है मेरे को कॉफ़ी पिलाओ, चाय पिलाओ, फिर दूसरा कप कॉफ़ी का पीता है, तो जैसे तैसे करके तैयार होके जाता है काम पे, और जब गाड़ी चलाता है तो फिर उसको फिर नींद आने लग जाती है, जिसको सीवियर होती है। या ऑफिस में बैठे बैठे जैसे ही कोई मीटिंग में बैठे हैं, कोई ज़्यादा कुछ आपका एक्टिव काम नहीं है, वहीं सो जाते हैं। तो ये, और अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कार एक्सीडेंट इज स्लीप एपनिया, कॉमनेस्ट। गाड़ी चलाते क्योंकि वहाँ कुत्ता बिल्ली नहीं होते ना, भीड़, क्रूज पे गाड़ियाँ चलती हैं, हाँ, सीधे सीधे सड़कें होती हैं जी, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज यही होता है। उसके अलावा जो डे टाइम अलर्टनेस होती है वो खराब होती है, वो बिल्कुल ख़राब होती है। और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक, डिमेंशिया, ये सब ज़्यादा कॉमन होते हैं जिन लोगों को ये स्लीप एपनिया होती है। इसके अलावा और भी स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जो बहुत लोग मोटे होते हैं, 100 किलो के, 150 किलो के, उनको स्लीप एपनिया तो होती है, साथ में उनकी ब्रीदिंग रात को कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। ये तो खतरनाक स्थिति हो सकती है डॉक्टर साहब। खतरनाक तो लोगों की वो सडन डेथ भी हो जाती है बिस्तर में, नींद में। तो वो अनकॉमन नहीं है।
दिन में होती है वो। दो गलतफहमियां दूर हुई हैं। एक तो ये कि जो खराटे लेते हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि जो कहीं भी सो जाते हैं, हमें लगता है वो तो ब्लेस्ड है, उन्हें कहीं भी नींद आ जाती है। हाँ, वो एक बीमारी है। वो एक बीमारी वो है। एक बीमारी है। तो ये जो इसको कहते हैं हम अपनी भाषा में स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग, मतलब स्लीप के अंदर जो ब्रीदिंग डिसऑर्डर होता है उसको स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग। अब है कि इसको क्या, इंसोम्निया के बारे में मैंने बताया आपको डेफिनेशन। तो स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग को कैसे हम डायग्नोस करते हैं? जी। पहले तो सिम्टम्स कि भाई स्लीपीनेस स्कोर्स होते हैं उसमें करते हैं, और पहले पेशेंट या तो खुद आता है या बेड पार्टनर उसको लेके आता है कि ये बहुत खराटे मारता है, मेरे को नींद नहीं आती, मैं इसके साथ नहीं सो सकता है, सो सकती, कमरा छोड़ के भाग जाते हैं, ये जो सब भी खराटे मार रहा है उसको इनवेरिएबली कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा। हैबिचुअल स्नोरर भी होते हैं, वो जो जो स्लीप स्टडी करते हैं उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जी। उसमें स्लीप का पैटर्न आता है, क्योंकि हम ईईजी करते हैं, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, उसमें यहाँ पर एक लगा देते हैं सेंसर, जिससे पता चलता है कि हवा कितनी जा रही है, किस किस स्पीड से जा रही है, कितनी बार सांस रुक जाती है। उसमें ऑक्सीजन लगाते हैं कि ऑक्सीजन कितना कम होता है। मसल्स के ऊपर देखते हैं कि मसल्स कितना काम कर रही हैं उसके साथ में। तो 12 पैरामीटर्स होते हैं इस तरह से। रात में ही की जाती है? रात में की जाती है। और फिर वो उससे पता चलता है कि ऑक्सीजन कितना ड्रॉप हुई, खराटे कितने आए, ब्रीदिंग कितनी कम हुई, और उसमें व्हाट इज द टाइप ऑफ स्लीप एपनिया। जो मैंने कहा ना, कई मोटे लोगों को की सांस ही कम हो जाती है, इसमें पेशेंट एफर्ट करता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में। तो ये सब उससे डायग्नोस हो जाता है कि है कि नहीं है, कितनी सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर, और फिर उसका फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हाँ, इसका ट्रीटमेंट 3 तरह से होता है। जी। जो सबसे कॉमन होता है कि सीपैप आपने सुना होगा, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। उसमें एक मास्क लगा देते हैं नाक के ऊपर या मुंह के ऊपर, डिपेंड करता है। अगर माउथ ब्रीदर होता है तो पूरा पे लगाना पड़ता है, नहीं तो नाक पे। और एक मशीन होती है जो कि प्रेशर देती है, प्रेशर देती है, उसको कहते हैं कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। वो जब स्लीप स्टडी करते हैं कि उसके दौरान ये भी पता लगाते हैं कि कितना प्रेशर देने से उसकी स्नोरिंग बंद हो जाती है और ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है। उस हिसाब से वो प्रेशर सेट होता है? उस हिसाब से प्रेशर सेट होता है। वो सारी रात लगा के सोता है तो आदमी एकदम फ्रेश उठता है और उसको कहता है अरे क्या हो गया, स्नोरिंग बंद हो जाती है। दिन में उसको लगता है मेरी तो लाइफ बिल्कुल बदल गई। तो फिर उसे जीवन भर सीपैप लगाना पड़ता है? हाँ, जीवन भर लगाना पड़ सकता है। और लेकिन अगर वो कोई लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करता है, जैसे कोई ओवरवेट है, वो अपना वेट कम कर लेता है, तो फिर उसके ये स्लीप एपनिया कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कुछ और भी इसके कारण होते हैं, जैसे कई लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, वो स्लीप एपनिया को बढ़ाती है। कई लोगों के अंदर पॉलिप्स होते हैं ज़ुकाम की वजह से, उससे रुकावट होती है, या गले की कोई बीमारी होती है, तो उसमें किसी किसी में ऑपरेशन से भी फ़ायदा होता है। कई लोग ये मशीन बिल्कुल नहीं लगा सकते क्योंकि उनको उससे तकलीफ होती है या क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। तो डेंटल अप्लायंसेस भी होते हैं, वो माइल्ड जो है वो स्लीप एपनिया होती है उसमें लगाते हैं। उसमें रात को वो लगा देते हैं अंदर, पर वो स्पेशली बनवाने पड़ते हैं पर्टिकुलर। अच्छा। तो जबड़ा आगे हो जाता है, उससे फिर वो हवा का जो फ्लो होता है वो रुकता नहीं है। पर वो मेरे को उसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो सीपैप मशीन से ही होता है। और कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी हेल्प करती हैं कि जब वो आदमी सीधा सोता है तो एपनिया ज़्यादा होती है, जब साइड में सोता है तो कई लोग सीधा सोने की आदत होती है तो पीछे उनके टेनिस बॉल बांध देता है। अच्छा। हाँ, तो वो सीधा सो नहीं पाता, तो उससे भी स्लीप एपनिया कम हो जाती है। पर ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें। मेन ट्रीटमेंट इसका जो है ना, सीपैप मशीन। जी। आपने जैसे कहा अमेरिका में तो लोग दवा लेके भी सो जाते हैं, नींद लाने की कोई दवा होती है और हिंदुस्तान में मिलती है? तो सबसे पहले तो मैं उस पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसको कोई बीमारी नहीं है,
और उसको इंसोम्निया नहीं है, लेकिन वो अपना उसको नींद नहीं आती है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्यों, क्या कर सकते हैं कि अपने स्लीप को नॉर्मल करें। और ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, जिन्हें कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो तो जब हमारे पास कोई नींद की प्रॉब्लम लेके आता है तो हम उसको कहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपनी दिनचर्या को ठीक करें। ठीक है। तो दिनचर्या के ठीक करने में पहले तो ये है कि शाम को 4 बजे के बाद आप किसी तरह की चाय, कॉफ़ी या कोक जिसमें भी कैफीन होती है उसको अवॉइड करें। अच्छा। अवॉइड करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही एक रिजिड कर लें कि महीने में एक बार कभी सोशली, पर एज अ रूटीन यू शुड नॉट टेक। दूसरा ये कि जो आप सपोज आपके सोने का समय 11 बजे है तो आप 8 बजे तक अपना डिनर ख़त्म कर लें। और डिनर शुड बी मॉडरेटली लाइट, हैवी डिनर नहीं करें। हैवी डिनर नींद को डिस्टर्ब करता है। अगर आप खाने से आधा घंटा पहले बटर चिकन या छोले भटूरे खाओगे तो रात को नींद में ज़रूर डिस्टर्बेंस होगा किसी वजह से। तो उसके बाद जो है कि आप जैसे आपका 11 बजे माने कि सोने का टाइम है तो 10 बजे के बाद आप कोई भी स्क्रीन नहीं देखेंगे। सर लोग तो आखिरी काम मोबाइल देखते हैं फिर सोते हैं। तो वो पहले ईश्वर को प्रणाम करते थे, अब मोबाइल को मोबाइल को करते हैं, क्योंकि वो उसमें जो ब्लू स्क्रीन होता है वो हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। बेडरूम में कभी भी टीवी नहीं रखना चाहिए। सबके बेडरूम में टीवी होगा, अभी जो मेरे बेडरूम में नहीं है। टीवी हटा दीजिए भाई। तो लैपटॉप, कोई भी स्क्रीन, व्हाट्सएप या जो भी है, वो 1 घंटा पहले आप उसको रेस्ट दे दें। दुनिया कहीं नहीं जाती, अगले दिन मोबाइल वहीं मिलेगा, मैसेजेस वहीं मिलेंगे। बड़ी अच्छी बात कही आपने। है ना? तो उसके बाद जो है आप पढ़ सकते हैं जी, कुछ पढ़िए आप, और उसके बाद आपको अगर पढ़िए, लेकिन मोबाइल में नहीं पढ़िए, किताब पढ़िए। किताब पढ़िए, बुक पढ़ सकते हैं। बुक में भी एक आ जाता है कि फिक्शन नहीं, नॉर्मल रीडिंग करें। दूसरा है कि यंगस्टर्स होते हैं, उनको रात को 11 बजे याद आता है कि मुझे तो एक्सरसाइज करनी है, मैं अभी जिम जाता हूँ। तो जिम या घर में ट्रेडमिल होता है जी, तो विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी 2 घंटे पहले। ओके। वो स्लीप को डिस्टर्ब करेगी। स्मोकिंग जो करते हैं वो स्मोकिंग भी 3-4 घंटे पहले जो करनी है वो कर लो, उसके बाद नहीं करनी। कोई सोचे कि अल्कोहल अच्छा होता है नींद के लिए, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अल्कोहल से नींद इमीडिएटली आ जाती है, लेकिन फर्दर स्लीप डिस्टर्ब होती है। जो क्वालिटी ऑफ शॉर्ट टर्म स्लीप आ जाती है। हाँ, नींद इंड्यूस करता है वो, लेकिन बाद की जो स्लीप है वो जो है ना खराब होती है। हाँ, तो अब वो आपने ये सब फॉलो करने के बाद आप सो गए बिस्तर पे, अगर आपको 20-25 मिनट तक नींद नहीं आती है तो होता ये है कि आदमी सोचता रहे यार नींद नहीं आ रही, अब क्या करूँगा। उस एंग्जाइटी में नींद नहीं आती। आपकी नींद कहीं नहीं जा रही। आपको अगर ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, आप उठ के फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दें, कुछ स्ट्रोल ले लें। और दूसरी बात है कि आपने 3 घंटे पहले खाना खाया है तो सोने से पहले आप कुछ दूध पी सकते हैं या कुछ फ्रूट खा सकते हैं हल्का सा। एंड फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो एक गर्म पानी से शॉवर ले लें, आदत बना लें, तो आपको इमीडिएटली नींद आएगी। उससे आ जाएगी। उसके बाद आप ठीक है, आप सो गए। अब मैंने जैसे कहा कि दूसरी तरह की इंसोम्निया होती है कि 3-4 घंटे में आपकी नींद खुल गई, अब आ नहीं रही नींद। तो आप क्या करोगे? फटाक से उठाया अपना मोबाइल, वह किसने याद किया, फिर उसको ज़रा जवाब दे दें। वो दैट इज़ मोस्ट डिट्रीमेंटल। या अपना लैपटॉप बिल्कुल नहीं। आप या तो सोने की कोशिश करिए, अगर 10-20 मिनट नींद नहीं आती तो उठ के कुछ पढ़ लें या थोड़ा स्ट्रॉल कर लें, फिर वापस सो जाएं, आपको नींद आ जाएगी। पढ़ लें लेकिन मोबाइल में नहीं। उसके बाद अगर इफ़ यू आर अनेबल टू सस्टेन योर स्लीप, कि भाई 4-5 घंटे में आपकी नींद खुल गई, अब आ ही नहीं रही है और ये रोज़ हो रहा है, हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपको सोचना है कि डॉक्टर की सलाह से कुछ मेडिकेशन ले सकते हैं जो कि लॉन्गर एक्टिंग होती है, जो आपको 6-7 घंटे की नींद आ जाए। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं। डे टाइम में नेचुरल लाइट से एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा।
वो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन स्लीपिंग बेटर। और दूसरा कि एक रेगुलर एक्सरसाइज, मैंने कहा सोने से इमीडिएटली पहले नहीं करें, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड डे टाइम एक्सपोजर टू लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल स्लीप। तो ये तो हो गई स्लीप। मतलब दिन में एक बार सूरज की रोशनी देखें। सूरज की रोशनी वो एक्चुअली कम होता जा रहा है। देखिए कई लोगों के ऑफिस बेसमेंट में होते हैं, है ना, घर से चलते हैं सीधा बेसमेंट में जाते हैं। और ये प्रॉब्लम होती है। अब कई ऐसे भी देश हैं जहाँ धूप ही नहीं आती कई दिनों तक, तो वो एक स्लीप के लिए डेट्रीमेंटल होता है। अब बात करें कि क्या दवाइयाँ होती हैं? हाँ, दवाइयाँ होती हैं। दवाइयाँ कई तरह की होती हैं। कई स्लीपिंग पिल्स जो होती हैं वो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, जो स्लीप इंड्यूस करने के लिए, कोई मैंने बताया जैसे नॉर्मल स्लीप ड्यूरेशन के लिए होती हैं। लेकिन सारी जो स्लीपिंग पिल्स अगर मैं उनको कहूँ, वो सब हैबिट फॉर्मिंग होती है एक तो। और दूसरा ये है कि जो स्लीप क्वालिटी होती है, जो रिजुविनेशन की क्वालिटी होती है, वो कभी भी नॉर्मल स्लीप से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जब ज़रूरी होता है, जब नींद नहीं आ रही है तो ज़रूरी होती है। उसमें सबसे पहली दवाई जो आजकल लोग चॉकलेट्स की तरह खा रहे हैं, वो है मेलाटोनिन। जैसे आपको मैंने बताया कि मेलाटोनिन जो है वो हम जब कमरे में अंधेरा करते हैं तो मेलाटोनिन सिक्रीट होता है ब्रेन से। बेसिकली ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि सोना है। वो इंड्यूस करता है स्लीप। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू आर गल्पिंग मेलाटोनिन फ्रॉम आउटसाइड। तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसकी जो स्लीप क्वालिटी है, वो जो स्लीप हाइजीन के बारे में मैंने बताया, उसमें एक चीज़ जो मैं भूल गया बताना, वो ये है कि आपका रूम जो है ना वो डार्क होना चाहिए व्हेन यू स्लीप। किसी तरह की लाइट नहीं होनी चाहिए और किसी तरह की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। वो एक रिक्वायरमेंट है स्लीप के लिए। तो कमिंग बैक टू द मेडिकेशन पार्ट, तो कई तरह की दवाइयाँ होती हैं और तो वो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ऐसा होता है कि मैंने लिखी 15 दिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखी, उस प्रिस्क्रिप्शन को लोग रूटीन बना लेते हैं, महीनों लिए जा रहे हैं। मेरे पास मेरे पेशेंट हैं जो 15-15 साल से ले रहे हैं मेरे से बगैर पूछे। अच्छा। और फिर वो बिना उसके नहीं। आपने मान लीजिए किसी को टेम्परेरीली कोई स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब की, तो उसमें ये डर है कि उसको उसकी आदत पड़ जाएगी? बिल्कुल पड़ेगी, अगर वो कंटिन्यूअसली लेता रहेगा। जो अगर तो साइकेट्रिक इलनेस है तो वो साइकेट्रिस्ट का है, वो मेरा डोमेन नहीं है। लेकिन सिर्फ स्लीप के लिए अगर मैंने दवाई दी है तो मैं 15 दिन के लिए दूंगा, फिर कहूँगा ठीक है अब बंद करो। लेकिन अब क्योंकि यहाँ ओवर द काउंटर या उसी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर दवाइयाँ नहीं मिलनी चाहिए पर मिल जाती हैं, तो फिर वो 10 साल 5 साल लेते रहते हैं, फिर उनको उसके बिना नींद नहीं आती, तो इट बिकम्स अ chronic problem for them. So summarizing it that sleeping pills को डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। कुछ मल्टीविटामिन्स भी होते हैं जो नींद में हेल्प करते हैं? ये कुछ भी नहीं करते। कोई भी विटामिन ऐसा नहीं है जो लेने से नींद अच्छी आए। मैग्नीशियम से नींद अच्छी आती है ऐसा लोग मानते हैं। बहुत धारणा है जी। मेरा जहाँ तक ज्ञान है, मैग्नीशियम बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे। अगर आप आयुर्वेद और होम्योपैथी और दूसरी पैथीज की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि मुझे इसका ज्ञान नहीं, तो इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। हो सकता है उसमें कुछ हो, लेकिन जहाँ तक एलोपैथी या जो साइंस को मैं फॉलो करता हूँ, वे हम लोग वो साइंस पे चलते हैं। डेटा की बात करें, अब जैसे स्लीप एपनिया है तो इंडिया में 14% ऑफ मेल्स एंड 5% ऑफ फीमेल्स हैव स्लीप एपनिया। मतलब इतना स्टैगरिंग डेटा है। नींद जो है ना हमें ईश्वर ने की देन है, सच बात ही है। और हमने उसको डिस्टर्ब करके अपना नुकसान किया है। और अगर आप अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं तो नींद को इम्पोर्टेंस दें कि भाई ये मेरा सोने का टाइम है, ये मेरा सोने का टाइम है, मैं अभी सोऊंगा। बाकी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। होता ये है कि हमने स्लीप को बैक सीट पे रखा है कि भाई कभी भी सो जाएंगे जब, जो है ना, और फिर उसको जगने के लिए
हम बहुत कुछ करते हैं, जो है ना, कॉफ़ी भी रहते हैं, ये करते हैं, वो सब लेकिन अगर आप समझेंगे कि स्लीप आपके लिए क्यों लाभदायक है तो इसको फॉलो करें। लोगों को एक मैसेज देने के लिए मैं आपसे ऐसे एक वेग सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे जिनको नींद नहीं आती। एक मोबाइल फ़ोन कितनी % केसेस में वजह बन गया है कि लोगों की नींद उड़ गई है? तो आपको शायद पता होगा कि मोबाइल एडिक्शन एक बीमारी बन चुकी है, साइकियाट्रिक इलनेस जी। देयर आर क्लिनिक्स जो कि मोबाइल के डी एडिक्शन के लिए शुरू हो गई हैं और स्पेशली यंगर लॉट में ये एक बीमारी बन गया। तो मोबाइल को का इस्तेमाल जो है ना यूटिलिटी के लिए करना चाहिए। बहुत इट्स नेसेसरी इविल। मेरी जेब में भी मोबाइल है लेकिन मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे को मोबाइल रखना ज़रूरी है, मुझे उस पर अटेंटिव रहना ज़रूरी है। लेकिन मोबाइल को रेस्ट भी देना चाहिए। There should be a time when you keep away your mobile। और वो आप सोचें कि आप अगर रात को मोबाइल नहीं देंगे तो दुनिया बदल जाएगी। कहीं नहीं जाएगी दुनिया। सुबह उठेंगे मोबाइल वही होगा, जो मैसेजेस होंगे आप सुबह देख सकते हैं, वहीं मिलेंगे आपको वापस। आदतन सुलझा रहा था गुत्थियां कल रात में, दिल बहुत बेचैन था पर मसला कोई न था। ज़्यादातर लोग रात में ऐसी उलझनों में पड़े रहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सुबह उठेंगे दुनिया वैसी ही मिलेगी। नींद ना आना एक बीमारी है। नींद ना आने की वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा नींद नहीं आ रही है तो डॉक्टर साहब से मिलने का समय आ चुका है, ताकि आप चैन की नींद सो सकें। और चैन की नींद सोने के लिए फ़िलहाल अपने आप को अवेयर करना, यानी अभी जाग कर अपनी परेशानी को समझना ज़रूरी है। कुछ हिंट डॉक्टर साहब ने दिए हैं, बहुत डिटेल में समझाया है कि कब आपकी नींद ना आने की समस्या एक क्लिनिकल बीमारी है, तो उसका इलाज भी ढूंढने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आपके पास लोग अपनी समस्याएं अब बेहतर तरीके से लेकर आ पाएंगे। नहीं, मेरे पास ना आए बोले, अगर समझ लें तो भी बहुत अच्छा। बिल्कुल, थैंक यू।